नमस्कार दर्शकों, आपकी अपनी होस्ट आपके आशीष न्यूज के रूबरू टॉक शो में हमेशा ही एक ऐसी नॉलेजेबल हस्ती से आपको मिलवाने का प्रयास करती है जो वाकई ही समाज में एक मैसेज देने वाला होता है। वक्ता तो बहुत होते हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ जनता की आवाज को जनता तक पहुंचाने वाले हमारे चैनल पर कोई और नहीं, मिस्टर अरोड़ा जी हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी। अरोड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रूबरू टॉक शो में। और हमारे व्यूअर ऑलरेडी आपके बहुत सारी वीडियोस हैं वहां पर, और हमारे व्यूअर्स आपके जो कंसेप्ट होते हैं बड़े ही क्लैरिटी के साथ आप जो तथ्यों को रखते हैं, जनता की आवाज जनता तक आप ले जाने की कोशिश करते हैं। उस वजह से मैं आपका समय बार बार लेती रहती हूँ, तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं आपके। और ज्यादा समय ना लेते हुए आज ये जो पॉडकास्ट है, इसको आज हम कुछ इंटरनेशनल नीतियों पर बात करना चाहेंगे। टैरिफ 2 अप्रैल को रात के 2:02 पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है भारत की पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर, और उसी दिन टैरिफ भारत के ऊपर ट्रंप द्वारा 26% लगा दिया जाता है। अब आज काफी टाइम हो गया इस बात को, टैरिफ को हुए, लेकिन इस टैरिफ नीति के ऊपर मोदी साहब ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। इवन मोदी साहब ने भी नहीं की और निर्मला सीतारमण जी ने भी नहीं की। तो ये सवाल बनता है जनता का कि जनता पूछ रही है कि मोदी जी खामोश क्यों हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप जी। देखिए, बाकी सभी कंट्रीज की तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया सामने आई और इवन की नेगेटिव प्रतिक्रिया सामने आई। मैं देख रहा था ब्रिटेन है, अपना लंदन से वो स्टैमर जो है वो बोल रहे हैं इससे तो ग्लोबलाइजेशन का खात्मा हो जाएगा, हो जाएगा। सिंगापुर कह रहा है कि इस तरह का रवैया से जो है पूरे विश्व के इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे। लेकिन भारत का ये था कहना कि नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। इन्होंने कुछ नहीं ऐसा। और आपने जो पूछा ना मुझसे कि जो मैडम सीतारमण जो है उनका कोई बयान नहीं सामने आया, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैडम सीतारमण जो है वो 6 दिन के लिए वहां पे है, अभी लंदन में बैठे। वो ईयू के साथ मीटिंग्स है उनकी, जो 27 कंट्री है ईयू की। उर्सुला वॉन जो उनकी प्रेसिडेंट है, उनके साथ उनकी मीटिंग है। वो ये चाह रहा है भारत की उनके साथ जल्द से जल्द हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। वो 27 कंट्रीज है। यदि भारत का उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन रहता है, उसके अलावा एक है जीसीसी, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल है, उसके अंदर 6 कंट्रीज आती हैं, जैसे बुरेन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, ओमान है। इन 6 कंट्रीज के साथ भी यदि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन रहता है, उसके अलावा यूरेशिया की कंट्रीज है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इजराइल है, लगभग ऐसी 50 कंट्रीज हैं जिसके साथ भारत की बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। यदि भारत कामयाब हो जाता है इन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने, फ्री ट्रेड थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए लोगों को। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या रहेगा कि भारत के जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी। ओके, यदि प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़ेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो सब कुछ इंटरलिंक। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बढ़ावा रहेगा इसमें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बढ़ावा रहेगा, उससे जॉब्स बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, उससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी भारत की। तो ये सब कुछ इंटरलिंक है। तो सीतारमण जी जो है अभी ईयू कंट्रीज में बात चल रही है उनकी 27 कंट्रीज के साथ कि जल्द से जल्द साइन हो जाए, तो उनकी वहां पे मीटिंग अच्छी रहेगी। मोदी जी ने ज्यादा प्रतिक्रिया दी नहीं, क्योंकि मोदी जी जो है ये ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कुछ भी बोल दें, ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले हैं। अभी मैंने देखा था पीयूष गोयल जी का बयान सामने जरूर आया था। उन्होंने कहा था कि भारत की इंडस्ट्रीज के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और ये तो एक हैरान करने वाली बात आप कह रहे हैं, भारत की इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है, कैसे? फिर क्वेश्चन तो यही आता है। गोयल जी ने बोला कि हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इससे भारत का कुछ भला ही होगा। अब आपने बोला कि क्वेश्चन यहीं से अब मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आईफोन है, आईफोन अभी 80% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में है, और 20% मैन्युफैक्चरिंग इसकी इंडिया में है। ओके, कॉस्ट जो चाइना लेता है वो बैठती है कोई $25-30। ओके,
$25 के आसपास। मतलब आपको ये मान लो कि 2200, 2500, 2,500 रुपए के बीच में अगर इंडिया में कन्वर्ट। और अगर यही मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं यूएसए में तो इसकी कास्ट 10 गुना बढ़ जाएगी, यही बैठेगी 25,000। तो यूएसए ने अपने, देखो यूएसए कुछ नहीं बनाता, हाँ। कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग है वो सब अलग अलग कंट्रीज में है, ताइवान है, मैक्सिको है, चाइना है, भारत है, अलग अलग कंट्रीज में। तो ये जो डिसीजन इन्होंने क्यों लिया उसके ऊपर बाद में आता हूँ, बता देता हूँ कि चाइना जो है वो 80% है, भारत 20%। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस समय ये टैरिफ लगना था रेसिप्रोकल टैक्स, उस समय भारत से 600 टन आईफोन जो है वो यूएसए ने, मतलब हमारे एक्सपोर्ट हुए। ओके, भारत से एक्सपोर्ट हुए 600 टन आईफोन, जिसकी संख्या लगभग 15 लाख आईफोन जो है वो केरला से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यूएसए पहुंचे। तो उन्हें भी मालूम था कि जैसे ये टैरिफ आएगा रेसिप्रोकल, उसके बाद इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो डे एंड नाइट हमारी जो तमिलनाडु में, कर्नाटका में जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहाँ नोएडा में तो सैमसंग का लगा हुआ है, आपको मालूम होगा। तो ये ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू 15 लाख आईफोन जो है ये यूएसए पहुंच गए। अब इसमें भारत को कैसे अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे देख रहा है? देखो, यदि 125, 145 सब बता रहे हैं जितना इन्होंने टैक्स लगा दिया यूएसए ने। कहने का मतलब यदि एक चीज 1 लाख रुपए की तैयार होती है चाइना में, तो वो यूएसए में पहुंचते पहुंचते 2.25 लाख, जब 2,45,000 तक हो जाएगी। और यही चीज अगर भारत में बनती है तो इसकी कास्ट यूएसए में 1,26,000 होगी, क्योंकि 26% टैक्स है इंडिया के ऊपर। तो हम अपॉर्चुनिटी की तरह इसलिए देख रहे हैं कि हो सकता है चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ आ जाए, जो प्लांट है वहां, यहाँ फैक्ट्री अगर लग जाए तो भारत के लिए एक अच्छा ही अवसर है। टेस्ला के साथ भी बात चल रही थी। देखो, टेस्ला जो है वो सबसे ज्यादा कार जो है एलन मस्क की, वो या तो चाइना में तो दूसरे नंबर पे यूएसए, ये 2 कंट्रीज हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा। इसलिए एलन मस्क ने भी इनसे गुहार लगाई कि ये जो टैरिफ है इसमें थोड़ा सा कटौती की है। उन्होंने बोला ट्रम्प जी को कि इससे तो बहुत ज्यादा कीमत बढ़ जाएगी टेस्ला की, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, और 300 मिलियन उनका नुकसान हो चुका है टेस्ला का इस टैरिफ के कारण। उनका जो शेयर अगर मैं बताऊं आपको तो अपने उच्चतम स्तर से 6 महीने से लगभग आधे रेट पे आ चुका है। तो एलन मस्क भी परेशान थे इससे कि ये जो है ये गलत हो रहा है। लेकिन वहां की जो जनता है वो ये मानती है, अभी जो सर्वे हुआ है उसमें ये सामने आया कि 60% से अधिक पॉपुलेशन यूएसए की ये मानती है कि ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला। ओके, ये यूटर्न जो करना पड़ा ना उन्हें, वो यूटर्न किस लिए करना पड़ा? इन्होंने अभी जो हमें रिलीफ दिया है बाकी कंट्रीज को 90 डेज के लिए, कि वहां जो सर्वे हुआ वो जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट सामने आई उससे ये पता चला, उन्होंने बोला जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में सामने आया कि इससे यूएसए में रिसेशन बढ़ेगा, इससे जॉब लॉस होगी, इससे जीडीपी नीचे आएगी, अर्थव्यवस्था जो है वो बड़ी उलट पलट हो जाएगी। और इस पे टैरिफ जब ज्यादा लगेगा तो इंपोर्ट कम हो जाएगा ना यूएसए का, वो भी इंपोर्ट कम होगा तो सब चीजों पर इफेक्ट आएगा ना फिर तो। ट्रम्प और महंगाई बढ़ने का तो जाहिर सी बात दिख रही है। हाँ, वही देखो, ट्रम्प साहब की इंटेंशन तो अच्छी थी, उनकी यही पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, ये बोलते हैं वो अमेरिका फर्स्ट, और वो चाहते थे कि यूएसए को मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग किंग बनाया जाए। ओके, तो ये मैन्युफैक्चरिंग किंग जो है वो ओवर द नाइट तो नहीं बन सकता। देखो, चाइना को भी लगभग 20-30 साल लगे थे इतनी बढ़िया सेटअप करने में इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरे देशों के साथ जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका अगर इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस पर टैरिफ लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वहां पर रुकावट बन जाएगी और हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ जाएंगी। पर्पस तो यही होता है टैरिफ ज्यादा लगाने का, यही रहता है। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया कि वहां कुछ नहीं बनता, यूएसए ने सभी प्लांट्स बाहर लगा रखे। रीजन क्या था? रीजन यही था कि वहां पे कॉस्ट ज्यादा बैठती है, अगर वहां की लेबर हुआ वो बहुत कॉस्टली। मैंने आपसे फिर ये क्यों टैरिफ नीति क्यों अपनाई गई? उनके वहां प्लांट वो लगा नहीं सकते हैं, इंपोर्ट के ऊपर वो लगाए जा रहे हैं एक्स्ट्रा टैरिफ। उन्होंने जैसे बोला कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, चाइना लगा रहा है, तो इन्होंने पहले तो एक टैरिफ के नाम से डराया सबको कि हम इतना इतना लगा देंगे। उसके बाद इन्होंने स्लैब रेट अभी तक कर दिए 10%। इवन की सिंगापुर जो यूएसए पे 0% लगा रहा है, वो कह रहा है मुझ पे रेसिप्रोकल 10% क्यों लगा दिया? जो बाकी कंट्रीज जो अधिक टैक्स ले रही हैं उन पे तो आप लगाइए, लेकिन मैं तो 0% ले रहा हूँ, मुझ पे भी 10। देखो, अगर टैक्स बढ़ेगा तो यूएसए को फायदा होगा, और मैन्युफैक्चरिंग हब ओवर द नाइट नहीं बन सकता।
धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ेगी, देखो महंगे प्रोडक्ट्स लेने की, अभी एकदम से कुछ नहीं हो सकता। तो ये ट्रम्प साहब को भी समझ आ गया। जैसे मैंने आपको बोला कि 60% पॉपुलेशन ने ये बोला है कि ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। वो लगभग 50 ऐसी स्टेट्स हैं यूएसए में, यहाँ पे 1200 से अधिक प्रोटेस्ट हुए। वहां पे मैं देख रहा था, उन्होंने प्ले कार्ड ले रखा था, उस पे लिख रखा था 86-47। वहां की स्लैंग लैंग्वेज है। 86 बोलते हैं गेट रिड ऑफ, और 47 मींस कि ये 47 में राष्ट्रपति है, तो इनके लिए 47 लिखा हुआ था। 86-47 गेट रिड ऑफ ट्रम्प के लिए बोला गया था। लेकिन ट्रम्प का ये जो टैरिफ कार्ड है, मुझे लगता है ये भारत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा। अच्छा, टैरिफ कार्ड भारत के लिए ट्रम्प कार्ड जरूर साबित होगा। अच्छा, वो कैसे? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, यदि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाकी कंट्रीज के साथ हो जाता है, और देखो यूएसए के साथ हमारा है कितना, लगभग 129 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है। 129 बिलियन, मतलब हम इंडिया में बैठे हैं, इंडिया की बात करें, अपने इंडियन INR में अगर बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, 1 बिलियन 1 अरब, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 1 बिलियन मीन्स 1 अरब, और अगर मैं ट्रिलियन बोलूं आपको तो 1000 बिलियन इक्वल टू 1 ट्रिलियन, 1000 बिलियन इक्वल टू 1 ट्रिलियन। तो हमारा जो है वो है 129 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड, जिसके अंदर 87 बिलियन डॉलर तो हम एक्सपोर्ट है, 87, और 45 बिलियन का इंपोर्ट है, 42 बिलियन डॉलर्स का। तो ट्रेड डेफिसिट कितना आ गया, लगभग 45 बिलियन डॉलर्स का। तो इतना ज्यादा नहीं है। देखिए, जो अभी मैं देख रहा था, जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, JP मॉर्गन है, इनकी जो रिपोर्ट सामने आ रही थी, उनमें ये बताया गया था, जब मार्केट गिरी है, उन्होंने बताया कि इससे लॉस भारत को जो होगा वो होगा, भारत की GDP पे जो असर आएगा वो आएगा 0.2, और चाइना के ऊपर आएगा 1.2। देखो, भारत की GDP जो है वो लगभग 6.5-7% की दर से बढ़ रही है, और चाइना की बता रहे थे 3.5, 4, 4.5, 3.5 और 4.5 के बीच में। अगर 3.5-4% की GDP के ऊपर 1.2% का इफेक्ट आता है, तो वो बहुत बड़ा मार्जिन। और भारत की अगर 7% की GDP है, उसके ऊपर अगर 0.2 का इम्पैक्ट आता है, तो इट हार्डली मैटर, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी वैसे हमारी इस टैरिफ कार्ड से पहले जो हमारी यूएसए से बात चल रही थी, वो ये था कि हम 2030 तक यूएसए के साथ अपना जो ट्रेड है वो 500 बिलियन डॉलर तक लेके जाना चाहते हैं, 129 बिलियन टू 500 बिलियन डॉलर तक। तो वो भी बैकडोर पे बात चल रही है। देखो, हमारा जो भी एक्सपोर्ट रहता है उसमें 45% तो फार्मा सेक्टर है, हमारी मेडिसिन है। सोचिए, यदि मेडिसिन वहां पे हाई रेट पे जाएंगी, अगर मेडिसिन के ऊपर एकदम से 26% का टैरिफ लग जाएगा, देखो हम लोग जो है, कोई भी, हम क्या या यूएसए सिटीजन, गैजेट्स हो, कपड़े हो, उसको तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन एक ऐसी चीज है, लाइफ सेविंग मेडिसिन, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी रेट पे मिले लेनी ही पड़ेगी। लाइवलीहुड की जो भी चीजें हैं वो सब तो सर्वाइव करने के लिए सरकार की भी ड्यूटी है कि इसके ऊपर टैक्स ना लगे। अभी हार्डली लग रहा था 3%, तो जहां 3% से एकदम से 26% करेंगे, तो वहां की जनता तो बोलेगी ना कि ये क्या कर रहे हैं आप। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो अभी एग्जांपल दे रहा था मैं आपको चाइना के फोन्स की, कि $25 कॉस्ट, और वहां पे जाके वही 2,500 का बनेगा कोई 25,000। तो कॉस्ट महंगी आती है। अगर हमारे इधर कुछ फैक्ट्री आ जाए चाइना से, और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए लगभग 50 कंट्रीज के साथ, तो भारत के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है। देखो, मोदी जी जो है वो आपदा में अवसर ढूंढने वाले व्यक्ति हैं। मोदी जी क्या करते हैं, आपदा में अवसर वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने जो जल्दबाजी में कोई स्टेटमेंट नहीं दी, एकदम नर्म रुख रखा, उसका इनको रिवार्ड जरूर मिलेगा। ट्रम्प जो है वो मोदी जी को अपना फ्रेंड मानते हैं, मित्र मानते हैं, और वो चाहते भी हैं ट्रम्प साहब कि हमारा भारत के साथ जो है वो ट्रेड अच्छा रहे और इंक्रीज भी हो डे बाय डे। तो ये आने वाला समय जो है वो भारत के लिए बहुत अच्छा है। आपने तो पूरा ही, मतलब भारत किस तरह से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है उसके एनालिसिस बहुत अच्छे से की है। अब इसी में रशिया इंडो चाइना जो रिलेशन है उसको कैसे देखते हैं? अब हम अपनी इस वार्ता को थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं तो मेरे क्वेश्चन भी बढ़ रहे हैं आपके लिए। तो इसमें कैसे आप देखते हैं इस चीज को? देखिए, रशिया के पुतिन साहब का मैंने
5 दिन पहले एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि हाँ, भारत के साथ वेपन्स में, टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम भारत के अंदर अपने प्लांट्स लगाने में इंटरेस्टेड है, भारत के साथ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने साथ में ये भी बोला कि भारत के लिए हमारे जो दरवाजे हैं वो 24 घंटे खुले हैं। ये पुतिन साहब का बयान था, इतने बड़े मतलब शख्सियत का बयान आना, रीजन क्या कि उन्हें भी मालूम है। मोदी साहब ने भी उस समय अमेरिका की बावजूद इतनी धमकियां आ रही थी वहां से, उसके बावजूद हमने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया और यहाँ से ऑयल को फिर यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया, उससे भी फायदा पहुंचा भारत को। देखो S-400 जो था एंटी मिसाइल सिस्टम, बार बार यूएसए से थ्रेट्स आ रही थी, हम काटसा लगा देंगे, इतनी सारी पाबंदियां लगाएंगे, ये करेंगे, लेकिन मोदी जी ने उसकी परवाह नहीं करी। उन्होंने बोला नहीं, रशिया हमारा फ्रेंड है, हम इससे लेंगे जो भारत के लिए अच्छा रहेगा, हम वो करेंगे। अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अभी जो हमने एग्रीमेंट साइन कर रखा है तो हम उसको निभाएंगे। तो S-400 भी पहुंचे भारत में, क्रूड ऑयल भी लिया हमने सबसे ज्यादा, भारत को फायदा भी पहुंचा। और अब रशिया को लग रहा है, देखो रशिया के साथ तो यूएसए ने कोई ऐसा टैक्स लगाया नहीं, रीजन क्या कि इस समय उनका आपस का ट्रेड जो है वो बंद है। हाँ। तो रशिया पे तो कोई इम्पैक्ट आया। तो रशिया ने ये बोल दिया कि हम भारत के साथ मिलकर करेंगे और जो ट्रांजैक्शन होगी वो रुपीज में होगी, ना कि डॉलर में होगी। ये भी वो हमारा अकाउंट उधर और उनका अकाउंट इधर ओपन हो चुके हैं, तो हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी वो रुपीस में होगी, इसका भी फायदा पहुंचेगा भारत को। और रुपीस का फिर थोड़ा सा रेट भी आप होगा अगर ना? मैंने आपको बताया EU कंट्रीज, GCC कंट्रीज, यूरेशिया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, और इधर से रशिया हाथ बढ़ा रहा है भारत की तरफ, क्योंकि सबको देखो जितनी भी बड़ी बड़ी IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने ये बताया कि आने वाली सदी भारत की है। इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो जब फास्टेस्ट एक ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी तो सभी अपना रुख इधर ही दिखाएंगे, सब अपना इंटरेस्ट यही दिखाएंगे। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो GDP पे असर जो आएगा वो आएगा 0.2, लेकिन वो भी नहीं आने वाला। रीजन क्या है कि वो भी हम अगर यूएसए में कुछ भेज रहे हैं, बाकी कंट्रीज में वो वहां पे रोक लगा के दूसरी कंट्रीज में भी भेज सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आने वाली सदी जो है वो भारत की है, सबको भारत में ही अपनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। और अभी मैंने बताया कि जो उर्सुला वेन है, जो EU की प्रेसिडेंट है, उनके साथ सीतारमण की बहुत अच्छी बात हुई है, कहते हैं। अभी ये आजकल में वापस आ जाएंगी, उसके बाद मुझे लगता है पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी कि क्या है क्या नहीं। और हमारे S जयशंकर है, उनकी भी बैकडोर चैनल से यूएसए में बात चल रही है टैरिफ को लेके। और ट्रम्प जो है, उन्होंने जो 90 डेज का जो अभी हमें रिलीफ दिया है बाकी कंट्रीज को, वो देना पड़ा इन्हें, क्योंकि यूएसए के ऊपर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा था। रीजन क्या है कि जो आपने अभी बोला 2 अप्रैल, उन्होंने बोला ये बहुत बड़ा दिन है, ट्रम्प साहब ने बोला था ये लिबरेशन डे है यूएसए के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है ये लिबरेशन डे नहीं, ये परसिक्यूशन डे है। क्योंकि वहां की जो मार्केट है 2 दिन के अंदर $5 ट्रिलियन नीचे आ गई थी। $5 ट्रिलियन। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस समय भारत का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर 26 कंपनीज लिस्टेड है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $5.1 ट्रिलियन का। जितना हमारी NSE की मार्केट है, इतना यूएसए की मार्केट 2 दिन में डाउन हो गई। तो ये कम नहीं है, मतलब देखो यूएसए वैसे तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर्स की है। सेकंड नंबर की आती है चाइना, वो है $19 ट्रिलियन के आसपास। और भारत का नंबर जो 5वीं हम बोलते हैं, हमारी है $4.3 ट्रिलियन। 75 वर्ष लगे हमें 4.2 ट्रिलियन तक पहुंचने में। और NSE की जो 75 वर्ष की जो थी 5.1 ट्रिलियन डॉलर, इतना तो वहां मात्र 2 दिन में गिरा। एलन मस्क का मैंने आपको बताया, जैसे टेस्ला का शेयर बहुत नीचे आया, सभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका इम्पैक्ट हुआ। और अगर ये 90 डेज का रिलीफ जब इन्होंने घोषणा की, उस समय अमेरिका की मार्केट, भारत की सभी इंटरनेशनल मार्केट ऊपर आई। तो उन्हें भी ये है कि अभी ट्रम्प साहब ने बताया है कि हम इन 90 डेज के अंदर 75 कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं टैरिफ को लेके, जो बात करना चाहती हैं यूएसए के साथ। तो ये अब क्या करेंगे, 75 कंट्रीज के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी, उसके साथ डिसाइड होगा कि किस कंट्री के साथ कैसा टैरिफ लगाया जाए।
क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे सिंगापुर तो 0 ले रहा है, वो कह रहा है मुझ पे 10% क्यों लगा दिया। 10% का स्लैब तो इन्होंने मिनिमम रखा ही है ना सभी कंट्रीज के साथ कि हम 10% लेंगे। अब सिंगापुर बोलेगा भाई साहब हमारा 10% कैसे रखेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चाइना को ज्यादा, अभी इन्होंने मेरे को जो मालूम चला है कि इन्होंने चाइना से जो आईफोन या बाकी जो दूसरी चीजें आ रही हैं गैजेट्स, उसके ऊपर टैरिफ कम की है। देखो आईफोन जो है वो मैंने बताया 80% तो चाइना में बनते हैं, लेकिन जो एप्पल के वो है लैपटॉप जो है वो ताइवान में बनते हैं। एप्पल की जो वॉचेस है वो बनती है ताइवान में, और जो लैपटॉप है ये बनते हैं थाईलैंड में। एप्पल जो है तो सारा बिजनेस उन्होंने चाइना को नहीं दे रखा, फोन के लिए चाइना है, लैपटॉप के लिए थाईलैंड है, और स्मार्ट वॉचेस जो है आईफोन की एप्पल की वॉचेस जो है वो बन रही है ताइवान में। तो ताइवान जो है उसका आपको बताऊं लगभग अपनी 22% उसका बिजनेस है अपनी जीडीपी का इसके साथ, यूएसए के साथ। इसलिए जब मार्केट गिरी तो सबसे ज्यादा मार्केट जो है वो ताइवान की 6.9% गिरी थी, तो उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आया। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊं आने वाला समय जो है जब भी विश्व में उथल पथल होगी जो भी होगा उसका भारत जो है वो फायदा जरूर उठाएगा। मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो भारत ही बनेगा आने वाले टाइम में। इसमें भारत का कोई, मुझे देखो अभी शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट जरूर आएगा, उससे तो कोई भी कंट्री नहीं बच सकती। मुझे एक राहत इंदौरी साहब का शेर याद आ गया, उन्होंने बोला था कि लगेगी आग तो आएंगे हर घर जद में, यहाँ पे सिर्फ कोई हमारा मकान थोड़ी है। उन्होंने बोला था कि अगर आग लगेगी तो सभी घर आएंगे जद में, यहाँ पे सिर्फ कोई हमारा मकान थोड़ी है। तो इंडिया के ऊपर भी शॉर्ट टर्म में तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के लिए ये आपदा में अवसर वाली बात है। तो मोदी जी के ऊपर आप पूरा विश्वास रखिए कि जो भी वो डिसीजन लेंगे वो इतनी जल्दबाजी में बोलने नहीं वाले। इंडिया अलायंस वाले तो उकसा रहे हैं कि मोदी जी कुछ उल्टी सीधी स्टेटमेंट दें और भारत का लॉस। वो काफी नीचे आ गए हैं मिस, वो कहते हैं कि मैं आपका समय तो थोड़ा सा लेना चाह रही थी, लेकिन आप जिस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं तो मेरे क्वेश्चन थोड़े से और बढ़ गए। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि ये क्रूड ऑयल का जो रेट है ये नीचे आए हैं, तो इससे क्या रहेगा? देखो जब से ट्रम्प साहब ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, इस टैक्स के बाद हमारा लगभग 200 बिलियन डॉलर्स जो है इसका इंपोर्ट करते हैं हम क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल में 14% नीचे आया। लगभग आप ये समझ लो लगभग क्या 28 बिलियन डॉलर का भारत को फायदा ही मिला। तो अगर क्रूड ऑयल जितना नीचे आएगा हमारे लिए अच्छा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट अच्छी बैठेगी, हमारा जो है भारत जो है ना अपने ऑयल का 85% ऑयल हम इंपोर्ट ही करते हैं लगभग अलग अलग कंट्रीज से। तो अगर ऑयल की प्राइस नीचे आएगी तो इसका भारत को जो है वो बहुत अधिक फायदा पहुंचेगा, सीधा सीधा फायदा। मैंने आपको बताया अभी 200 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया, 200 बिलियन डॉलर में 14% नीचे आए तो 28 बिलियन डॉलर का भारत को फायदा पहुंचा। तो जो भी उलट पलट हो रहा है विश्व के अंदर, 28 बिलियन का मतलब और थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। देखो मैंने बताया 1 बिलियन इक्वल टू 1 अरब, तो 28 अरब की बात हो गई है ना। डॉलर में कन्वर्ट कर रुपीस में INR में लेके आइए उसको आप। $1 आई थिंक 87 हाँ नियर बाय 88। हाँ तो डॉलर्स को भी कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि जो मोदी जी की है ना इनकी कई कंट्रीज के साथ बात चल रही है कि हम रुपीस में ट्रेड करें ना कि डॉलर में। तो आप सोचिए अभी लगभग 27 कंट्रीज के साथ हमारी बातचीत जारी है कि हम उनके साथ ट्रेड जो है वो रुपीस में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। अच्छा, इस फ्री ट्रेड नीति में ये भी एक हमारी तरफ से ये भी है कि अच्छा। हमने आने वाले समय में रुपए जो है वो उसको मजबूत करना। मोदी जी जो है वो एक तरफ नहीं सोच रहे, व्यापार को भी बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना है, रुपीस को भी मजबूत करना है, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अब क्या कह रहे हैं हम कि हमने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है भारत को। तो देखो जब यूपीए की सरकार थी उस समय भारत जो था वो था 10वें या 11वें नंबर की रैंक पे वर्ल्ड में, ठीक है हमारी इकोनॉमी। और जब उन्होंने छोड़ा मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में वो 10वें नंबर पे ही रही। और जब मोदी जी आए इन्होंने 10 से 5 पे लेकर आए और कहते हैं हम 5 से अब तीसरे नंबर पर लाएंगे। बहुत जल्द हम जर्मनी को पीछे करने वाले हैं, क्योंकि जर्मनी की अभी है उनकी 5.2
या 5.3 ट्रिलियन। तो हम्म, जब हम 5 से ऊपर जाएंगे तो जर्मनी को पीछे करते हुए भारत तीसरे नंबर पे जल्द आएगा। देखो मोदी जी पे विश्वास है ना, जिन्होंने कहा था हम 10 से 5वें नंबर पे लाएंगे, तो 5वें नंबर पे लाए ना। अब वो कहते हैं हम 5 में से तीसरे नंबर पे लाएंगे, तो जो लाया पहले लाया है वो अब फिर लाएंगे। तो जल्द ही भारत जो है वो तीसरे नंबर पे बढ़ने वाला है। भारत सोने की चिड़िया बनेगा, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रही है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो दर्शकों, आपने जाना किस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आगे किस लेवल पर बढ़ेगी। हम अरोड़ा साहब को एज अ इंटरनेशनल रिलेशन में एक्सपोर्ट की तरह देखते हैं, तो उसी में बोलिए साहब। मैं ये बता रहा था, जैसे भारत का तो $129 बिलियन का है, हाँ, लेकिन चाइना का आपको बताऊं, हाँ, चाइना का जो एक्सपोर्ट है हाँ, यूएसए के साथ वो है 430-440, लगभग $450 बिलियन का। और जो इंपोर्ट है वो है 125 या 130, $300 बिलियन का। तो वो ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट कितना आ गया? $300 बिलियन से ऊपर है। तो चाइना से यूएसए जो है वो जो भी पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि जिससे चाइना उबर ना पाए। चाइना जो है, मैंने आपको बताया, अभी भी उसकी जीडीपी जो है वो क्या बता रहे हैं, 4% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो जिस तरह की पॉलिसी ये बना रहे हैं ट्रम्प साहब, क्योंकि चाइना ने ही बोला, जब इन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया तो बाकी कंट्रीज ने कुछ नहीं बोला, लेकिन चाइना ने क्या किया, हम भी 34% लगाएंगे। फिर उन्होंने बोला हम 50% और लगाएंगे, तो ये कहते हैं हम भी लगाएंगे। तो दोनों जो है वो झुकने को तैयार नहीं थे, ना ट्रम्प साहब ना शी जिनपिंग, दोनों बने हुए थे वो पुष्कर झुकेगा नहीं। तो दोनों जो पुष्कर बने हुए थे उसका जो है नुकसान जो है वो चाइना को ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब, हमारे साथ इन नीतियों को एक जनता को सहज तरीके से समझाने के लिए कि क्या है ये टैरिफ नीति, क्यों इसको यू टर्न लेना पड़ा और किस तरह से इंडिया जो है वो 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है आप ऐसे ही हमें समय देते रहें। और आपके दर्शकों का भी, जिन्होंने मुझे इतना समय दिया, उनको